यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सपा का जोश लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद से हाई है और वो अब विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती, जिसका नतीजा है कि सपा अभी से एक्टिव मोड में दिखाई देने लगी है। इस बीच रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 से पहले बड़ा दांव चल दिया, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हां, सपा ने रविवार को अपने पार्टी कार्यालय में आधी आबादी को साधने के लिए मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया। यहाँ आपको बता दें कि मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मालती देवी उनकी मां का नाम है। वहीं फूलन देवी, सावित्री बाई फूले, अहिल्याबाई होलकर, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा, सरस्वती अम्माल, सरोजिनी नायडू, इस्मत चुगताई, उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई समेत अन्य विभूतियों के नाम पर 20 कैटेगरी में अवार्ड की शुरुआत की गई है। वहीं सपा ने वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई और सावित्री बाई फूले जैसी महान हस्तियों के नाम पर सम्मान देकर पीडीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को साधने का प्रयास किया है। इस समारोह में खेल जगत से लेकर विज्ञान और मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश और समाज की स्थिति का आंकलन वहां की महिलाओं की स्थिति देखकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नए भारत में बेटियां कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही हैं और कई मामलों में अन्याय को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सपा मुखिया ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के समय में बोलने, लिखने और आंदोलन करने की स्वतंत्रता सीमित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत है। महिलाओं की बात हो और मेरे से पूर्व में सभी लोगों ने इस बात को कहा कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहाँ भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिलाओं बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये ठीक कहा आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने, हालांकि जब वो बोलती तो और भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो बातें रखी हैं और जहां सड़कों पे निकलने का आह्वान किया है, मैं तो एक ही सुझाव देता हूं। मैं अभी कैमरे गिन रहा था, लगभग 30 कैमरे हैं। अगर ये चालू हो जाएं, अपने जिम्मेदारी निभाने लगें तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, किसी को सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं, सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है तो वो आधी आबादी के ऊपर आई है। कहने को तो हम स्त्री का, नारी का, महिला का नाम पहले लेते हैं, पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है तो देखने को यह मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है। और घर परिवार में कई बार ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि
कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे। एक मकसद हम लोगों का ये भी रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, पुनः हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा पूर्व में कहा कि एम्बुलेंस, अस्पताल और 1090 वो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। मुझे याद है कि जब 1090 की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार 1090 कितनी मदद कर पाएगी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब 1090 के माध्यम से बेटियों, महिलाओं और नारियों की सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम शुरू हुआ और उसके जब आंकड़े और जब उसकी चीजें बाहर आई अखबार और प्रेस के माध्यम से, तो मुझे याद है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी और कहा था कि ये योजना जो चली है उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में चल रही है, अन्य प्रदेशों को भी सीखना चाहिए कि 1090 के माध्यम से कितनी मदद हो रही है, कितनी सुरक्षा मिल रही है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस का लोग इंतजार करते थे, थाने जाएं तो शायद वो बात नहीं सुनी जाती थी, और अगर थाने में पहुंच भी गए तो कई बार पुलिस का व्यवहार बहुत खराब होता था। तो मुझे याद है प्रोफेसर वेंकट का साथ लेकर के उस समय चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी थे हमारे साथ, हम सब लोगों ने मिलकर के और आईपीएस जो सबसे अच्छे अधिकारी थे उनको उसमें शामिल कर करके दुनिया की जो सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम जहां पर है, न्यूयॉर्क NYPD पुलिस हेडक्वार्टर, वहां पर हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था। NYPD गए, उसके बाद ह्यूस्टन की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा, उसके बाद सिंगापुर का पुलिस सिस्टम देखा और फिर उत्तर प्रदेश के लिए वो डिजाइन करने का काम हुआ। और उस समय देश में सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम अगर पुलिस को किसी ने दिया था और कई हजार गाड़ी देकर के पुलिस को मजबूत बनाने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने, जो डायल 100 के नाम पर आज भी देश में सबसे बेहतर योजना थी। और जब उसमें फैसला ये लिया गया कि सबसे पहला कॉल कौन सुनेगा, फोन कौन सुनेगा, कई सुझाव आए थे उसमें कि हमें ट्रेन कर करके बॉयज को रखना चाहिए या अनुभवी जो पुरुष हैं उनको रखना चाहिए। लेकिन एक सुझाव जब आया कि अगर इसमें आप सबसे अच्छा रखना चाहते हैं और व्यवहार भी अच्छा रहे, बातचीत भी अच्छी रहे और कोई नाराजगी ना दिखाए, तो आप इसमें लड़कियां और महिलाएं रखें जो सबसे पहले कॉल सुनेंगी। तो उस समय डायल 100 में जो सबसे पहला कॉल रिसीव करती हैं तकलीफ और परेशानी में, तो हम लोगों ने पुरुष को नहीं रखा था, उसमें महिलाएं और लड़कियों को रखा था, क्योंकि वो हैं जो दुख और तकलीफ समझ सकती हैं, वो किसी से व्यवहार खराब नहीं करेंगी। इसलिए डायल 100 योजना में हम लोग उनको शामिल किया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहले देश में बेटियों को पढ़ाई के लिए नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी। देश में उस समय बेटियों को पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए कोई योजना नहीं थी, नेताजी ने शुरू की और हर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसको और शामिल कर करके आगे बढ़ाने का काम किया। जब कभी भविष्य में हम लोग आगे आएंगे, मौका मिलेगा जो उसमें हम बेटियों की पढ़ाई के लिए और अपनी माताएं बहनों को जो गरीब हैं उनको सम्मान और समृद्ध बनाने के लिए पहले से बेहतर योजना ला करके हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बहादुर बेटियां थीं या जो उत्कृष्ट काम करती थी महिलाएं, या खेल में या किसी और क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई योजना चला करके हम लोग सम्मान देते थे। उस योजना को और मजबूत बना करके आने वाले समय में हम लोग
वैसी ही योजना और रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर योजना शुरू कर करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करेंगे। बहरहाल सपा ने 2027 से पहले महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है और इसके जरिए महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्कीम जनता को कितनी पसंद आएगी और इसका कितना फायदा सपा को मिलता है। लेकिन अखिलेश यादव के इस महिला कार्ड वाले दाव से अन्य सियासी दलों में खलबली मचनी तय मानी जा रही है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।